सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा विरचित कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेल, इस कविता का हम लोग अध्ययन करते हुए इसके भावार्थ को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, इससे पूर्व हम पहले केदारनाथ अग्रवाल जी की जीवन परिचय के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात हम लोग इनकी कविता के भावार्थ को समझते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं नीम के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आँख का आईना, पंख और पतवार, है मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहीं केदार खड़ी खड़ी उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, मतलब प्रकृति का जो उन्होंने वास्तविक रूप व्यक्त किया है। इसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला। संगीतात्मक उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है, मतलब कि संगीत में उनकी जो काव्य की विशेषता वो एक अपनी अलग धारणा है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। मतलब बुंदेलखंड के लोगों के विषय में, उनके सामाजिक विषय के उनके दिन पर दिन के जीवन पर उन्होंने खुले प्रकार से लिखा है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब इस कविता के विषय में चंद्रग्रहण से लौटती बेल के विषय में सामान्य कुछ जानकारी। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग मतलब प्रेम। वह चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौट रहा है। इस स्थान का नाम था चंद्रग्रहण। वो वहां से जो है कवि लौट रहे हैं। तो लौटते समय वो प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। जब वो लौटते हैं तो उन्हें प्राकृतिक परिवेश बड़ा ही अच्छा जान पड़ता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति का एकता व्यक्त हुई है, अर्थात कवि ने प्रकृति के विषय में बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। तो अब हम लोग कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेल का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसका आदर्श वाचन करते हैं, तत्पश्चात इसके भावार्थ को समझते हैं। देखाया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा तिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हथेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूध हृदय का दान उसको, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग माता मास फागुन आ गया है आज के जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी,
चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही नींद चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबा कर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीमा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टें टें टें। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटो टिरटो मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोली रहती है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो इस प्रकार ये कहानी का उच्चारण था। अब हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं। देख आया हूँ चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेल पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर या हरा ठिकाना छन। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गांव की सुंदरता का बड़ा ही मनोहर उल्लेख किया है। वे चंद्रगहना नामक गांव घूमने गए हुए थे और जब वे वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई देता है। तभी उनकी ट्रेन को आने में भी बहुत वक्त था। कवि की ट्रेन के आने में काफी समय था, तो इसी कारण वो खेत की प्राकृतिक सुंदरता को देखने लगे या निहारने लगे जिसे कह सकते हैं। तो एक मेड़ वो देखते क्या है कभी कि एक मेड़ दो खेतों के बीच मिट्टी का बना हुआ रास्ता। मेड़ जानते हैं, थोड़ा उठी हुई जमीन होती है ना, तो एक मेड़ जो है मतलब दो खेतों के बीच में होता है ना, एक मेड़ दो खेतों के बीच मिट्टी का बना हुआ रास्ता था। वहां पर कभी जो है बैठ जाते हैं और खेतों में उगी फसलों तथा पेड़ पौधों को देखने लगते हैं कभी। और आगे कभी कहते हैं कि मैंने चंद्रगहना नामक गांव देख लिया है, अब मैं इस खेत के मेल पर बैठकर खेत की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेल पर इस खेत की बैठा अकेला। तो कभी कह रहे हैं कि मैं चंद्रगहना नामक स्थान को देख आया हूँ, देखता हूँ दृश्य अब मैं जो है अपने सामने का दृश्य देखता हूँ, मेरे जो आसपास है मेरे पर इस खेत की बैठा अकेला। मैं मतलब कि इस खेत के जो मेड़ है दो खेतों के बीच की स्थान, वहां पर मैं बैठ के सारा दृश्य देख रहा हूँ। एक बीते के बराबर या हरा ठिकाना चला। वहीं पर जो है आगे चलने के पौधे का बड़ा ही सजीला मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि एक बीते एक पंजे की लंबाई के बराबर ज्यादा से ज्यादा 1 फीट के आसपास की लंबाई वाला यह हरा चने का पौधा खेतों के बीच लहलहा रहा है। यह हरा ठिकाना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। चने के पौधे पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है मानो कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धजकर शादी के लिए तैयार हो रहा है। तो कवि ने यहाँ पर चने के जो पौधे को मानवीकरण के रूप में वो किया है ना कि जो चने का पौधा कैसे प्रकट हो रहा है, तो पहाड़ी बांधे हुए एक दूल्हे का रूप उसने धारण कर रखा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुपे यह दूर हृदय का दान उसको। इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अलसी के पौधे का मानवीकरण किया है। ठीक है, ऊपर आपने देखा कि चने के पौधे का मानवीकरण उन्होंने किया था। ठीक है, पास ही मिलकर उगी है, अब मतलब चने के खेत के पास में ही जो है थोड़ी दूर पर जो अलसी है वो जो है वो भी है। अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है और थोड़ी सी हवा के कारण भी हिलने लगता है। जब हवा चलती है तो उसका जो अलसी का पेड़ होता है वो हिलने लगता है। तो वही कभी कह रहे हैं कि पास ही खड़ी है
मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, जो काफी जिद्दी हठीली है। ठीक है, जब हवा चलती है तो वो कहने लगती है और झुक कर फिर खड़ा हो जाता है। मतलब जब हवा चलती है तो जो अलसी का जो पौधा होता है वो काफी पतला होता है, तो वो नीचे झुक जाती है हवा चलने पर और फिर उठकर खड़ी हो जाती है। तो वही कवि ने कहा कि वो कमर की क्या है, लचीली है, इसलिए कवि ने उसे यहाँ देह की पतली और कमर की लचीली कहा है। उन्होंने चने के पौधे के पास में ही उगे हुए अलसी के पौधे को नायिका के रूप में दिखाया है। किसके? नायिका के रूप में। नायक नायिका आप लोग जानते होंगे, समझते ही होंगे। ठीक है, तो छोटे उन्होंने कवि ने क्या कहा है उस अलसी के पौधे को, कहा कि वो बहुत क्या है, जिद्दी है, हठी है। उनके अनुसार यह नायिका बहुत ही जिद्दी है और इसलिए हठपूर्वक उसने चने के पौधे के बीच में अपना स्थान बना लिया है। किसने? इस अलसी ने। हठीली देह की पतली कमर की है, लचीली नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। इन पौधे में नीले रंग के फूल खिले हुए हैं, जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नायिका अपने हाथों में फूल पकड़कर अपने प्रेम का इजहार कर रही है। कौन नायिका? वही अलसी रूपी नायिका जो है, ऐसा लग रहा है कि नीले फूल लेकर वो जो है अपने जो है इजहार कर रही है, प्रेम का इजहार कर रही है। किससे? उस चने के पौधे से। जो उसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा वो उस पर अपना प्रेम उठाने के लिए तैयार खड़ी है। कह रही है, जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो। कह रही है, जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको। ठीक है, तो कब यहाँ पर मानकरण कर रहे हैं ना अलसी के पौधे का, तो कब वही कह रहे हैं कि जो उसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा वो उस पर अपना प्रेम उठाने के लिए तैयार खड़ी है। ठीक है, तो इसके जो इन पंक्तियों के आगे का जो है, और सरसों की न पूछो बच्चों, हम यहाँ से अगली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो आपको गृहकार्य के रूप में जो लिखना है वो है इस पाठ से संबंधित जो कठिन निवारण शब्द हैं उनको आप